7.76। उसमें भी जो ग्रोथ रेट 2 तरह का होता है, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। जो कांस्टेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 का होता है, उस हिसाब से बिहार का अभी ग्रोथ रेट 9.2 है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो करंट में कर रहा है अभी कितना है, 14.5। इसको ध्यान रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है और ग्रोथ रेट क्या है। जैसे कंट्रीब्यूशन टर्शियरी में 58.6 सबसे ज़्यादा होता है। जिस तरह से इंडिया का पैटर्न है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो अप्रोक्स 20 और ये 21.5 है और 58 पॉइंट टर्शियरी का है। ग्रोथ रेट में 5.7, 8.2, 10.8। इसको मगअप कर लेंगे और ये जरूर बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस, जो भी जहाँ पे बात आएगा बिहार का, उसको जरूर यूटिलाइज करेंगे। ये पर कैपिटा करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे, वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य। तो स्थिर मूल्य पे ही ध्यान रखना जरूरी है। 36,333 लास्ट ईयर कितना था, कोई किसी को याद है? पीटी में तो पढ़े होंगे। हाँ, तो ठीक है। तो अब वो डेटा भूल जाना है, अब माइंड को ही डेटा याद करना है। 36,000 ये 333। ये है बजट जीएसडीपी जो रहा इकोनॉमिक सर्वे का 8.5 लाख करोड़, 4.6 ये ग्रोथ रेट है। चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार इकोनॉमी ओवरव्यू, क्या ग्रोथ रेट रहा है, कितना पर कैपिटा है, 14.5 करंट प्राइस पे, 9.2 कांस्टेंट प्राइस पे। पर कैपिटा इनकम ध्यान रखेंगे। चैप्टर 2 में होता है स्टेट की क्या स्थिति है, कितनी खर्च हुआ, रेवेन्यू कितना आया, कितना एग्जैक्ट कितना हुआ। जैसे हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं उसमें, जो टोटल एक्सपेंडिचर इतना हुआ है उसमें से योजना व्यय में कितना खर्च हुआ है, स्कीम एक्सपेंडिचर। और एक होता है स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। मैं इतना ही बात लिखा हूँ जितना बात आपको यूटिलाइज करना है, और इतना बात अगर आप यूटिलाइज कर ले रहे हैं अपने जीएस2 में, या आपका जीएसओ में भी अगर करंट अफेयर्स का आ गया, बिहार के कंटेक्स्ट में पूछ दिया, तो उसमें भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये टोटल एक्सपेंडिचर उसमें अलग अलग बांटा गया है और टोटल शिफ्ट हो गया। एग्रीकल्चर ये भी महत्वपूर्ण है। जो एग्रीकल्चर में इसमें देखिए 3 सेक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, कृषि, वानिकी और मत्स्य, ये तीनों मिला करके लगभग टोटल जो जीएसबी होता है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, उसका 19.5 है। तो ये भी एक डेटा है जहाँ पे एग्रीकल्चर का बात आए तो एग्रीकल्चर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा बिहार जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है, तो दैट्स वाई कि एग्रो इंडस्ट्री एंड एलाइड सेक्टर, तो कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र उसमें कौन-कौन सा है, तो ये 1.5 ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। फिश फार्मिंग अभी वर्तमान में बिहार सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो एग्रीकल्चर जब एलाइड सेक्टर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर का एलाइड सेक्टर, तो उसमें फिश भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आता है, बाकी एनिमल एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन, तो भी इसमें है। कुछ 2-3 स्कीम है, इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, सीएम तालाब मत्स्यिकी विकास योजना, स्कीम फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन हिल एरियाज, ये तीनों इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। दैट्स बाय आप इसको भी मेंशन आप कर सकते हैं। चौर विकास का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पहले से थोड़ा बहुत पानी का संभावना था तो उसको बनाया जाएगा। ये तो तालाब बना हुआ ही था, उसको बस और जीर्णोद्धार कर देना है। और पॉन्ड कंस्ट्रक्शन हिली एरियाज में, जैसे जमुई हो गया, कैमूर हो गया, वहाँ पे भी पॉन्ड बना करके मछली का, पिछले जब 6 साल पहले देखेंगे तो बिहार फिश में आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से बहुत लार्ज स्तर पे मंगाया जाता था। आज अभी कंडीशन ये है कि बिहार लगभग सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है मछली के मामले में। तो ये इनिशिएटिव इस तरह का प्रयास से ही हो पाया है। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड ये एक संस्था है जो इनपुट, किसान को जो इनपुट मिलता है उसमें बीज, चाहे वो ऑर्गेनिक सीड हो या सामान्य सीड हो, सब्सिडी पे दिया जाता है। उसकी संस्था यही देखती है, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड। इसमें नीम कोटेड भी होता है। एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन के लिए इतना खर्च हुआ है 11,900। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का बात होगा या आप सजेशन में लिखेंगे
तो आप बता सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड 11,900 तो फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक स्कीम भी है। सब मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और कौन-कौन सा महत्वपूर्ण स्कीम है? जल जीवन हरियाली, हर खेत तक सिंचाई का पानी, जैविक कॉरिडोर, ये सब चर्चा में रहा है पिछले 3-4 साल से आप देख रहे होंगे। डिजिटल सब्सिडी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट, ये ध्यान रखेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये आपका एक 4th एग्रीकल्चर रोड मैप, जो चौथा कृषि रोड मैप है, उसमें भी इसका चर्चा किया गया है और ये डेटा है कि 238 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाना है। और इसका प्लानिंग जो है कि 30 डिस्ट्रिक्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वैसा एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट को रेसिस्ट कर सके। अगर टेम्परेचर अधिक भी हो गया फिर भी प्रोडक्टिविटी पे, उत्पादकता पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो, इसलिए इस पे वर्क कर रही है गवर्नमेंट। एक फूड एग्रीकल्चर में पराग स्कीम है, ये हनी के लिए है। एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर में हनी प्रोडक्शन के लिए है। प्रमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर यूटिलाइजिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, कीपिंग बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन। ध्यान रख सकते हैं पराग, बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पे नहीं, लेकिन इतना ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये कन्वेंशनल जो पढ़ते आ रहे हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये सब चर्चा में रहा। ये सब आप जब पढ़ते हैं इकोनॉमिक, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, उसमें ये सब टर्म यूज़ होता है, ये सब स्कीम है। तो एक बार मैं लिख दिया हूँ ताकि आप जब पढ़ें तो ध्यान रहे कि हाँ, ये सब ये स्कीम है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, सेम हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर को जो भी डेवलपमेंट करना है, प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, उसके लिए है। मखाना पीएम केएसवाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया। कम्युनिटी ट्यूबवेल, वैसा जो कि सामुदायिक ट्यूबवेल हो। प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सब 5,000 ये ध्यान रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? लास्ट ईयर 1.44 रहा था, इस बार जो है फसल संघन था 1.42 है। ये एग्रीकल्चर में जहाँ पे इस्तेमाल की जा सकता है, वहाँ पे आप मेंस राइटिंग में जो इसको यूज करेंगे। चौथा सेक्टर जो आपका है, चौथा चैप्टर एंटरप्राइज सेक्टर, उसमें कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सब आता है। इसका जो ग्रोथ रेट रहा है 11.1 और सबसे ज़्यादा इसका शेयर होता है जब सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा शेयर बिहार में कंस्ट्रक्शन का है। होना किसका चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग का होता तो ज़्यादा बेहतर होता। स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये एक बोर्ड है, इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। ये क्या काम करती है? जो भी इन्वेस्ट लगता है, इन्वेस्ट बिहार या चाहे मुंबई में लगा, दिल्ली में हुआ, तो उसका सारा मैनेजमेंट सारा कुछ यही देखती है, कितना प्रपोजल आया इन्वेस्टमेंट का। ये बिहार का जो स्कीम है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, उद्योग विभाग का, उद्योग मित्र है, सीएम उद्यमी योजना जो है, महिला का, युवा का, एससी-एसटी का, माइनॉरिटी का। और एक जो है ये बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ये क्या है? क्या बताइए? 2 लाख तक की सीड मनी दिया जाता है। हाँ, ठीक है, ओके। 2 लाख तक के लिए है और इसमें जो 90 जो सर्वे हुआ था, कास्ट सर्वे, उसमें लगभग 96 लाख जो फैमिली थे, जिनका 2 लाख से कम, जिनका 1 लाख से कम इनकम था, उनके लिए ही न किया गया है और उसमें 2 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। सर और 3 किस्त में ये दिया जाएगा, पहले 1 है, फिर 50 है, फिर ये 50 है। तो ये बेड़ा, और बाकी देख लीजिए, ये बेड़ा का ये रिपोर्ट है। बेड़ा कर रही है कि 22-23 से 24-25 तक इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप कंट्राडिक्ट करेंगे कि वर्तमान में भी इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है और लगभग शायद 3 गुना इंक्रीमेंट हुआ है, 3.5 टाइम्स इकोनॉमिक सर्वे का रहा और बेड़ा का रिपोर्ट है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट का बात आएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एमएसएमई का रोल बिहार में 66% है। आइए देख लीजिए पॉसिबल सेक्टर कौन-कौन सा हो सकता है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। पॉसिबल सेक्टर सिर्फ़, अब देखिए कौन-कौन सा पॉसिबल सेक्टर है। एक तो हम लोग जो पढ़ते हैं फूड प्रोसेसिंग, शुगर, डेयरी, ये सब तो है।
इसके अलावा और कौन-कौन सा है? टूरिज़्म है, टेक्सटाइल है, आईटी सेक्टर है, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, प्लास्टिक इसके लिए पॉलिसी भी आ रही है, रबर, रिन्यूएबल एनर्जी, लेदर, हेल्थ केयर, टेक्निकल एजुकेशन, बायोफ्यूल, शुगर मिल, वुड, एथेनॉल, सीमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक सेक्टर। तो इतना पोटेंशियल है जिस पे बिहार गवर्नमेंट काम भी कर रही है, पॉलिसी भी लाई है। तो जहाँ पे बात आएगा, मान लीजिए 7 नंबर का प्रश्न होगा, 8 नंबर का प्रश्न होगा, इतना भी आप लिख दे रहे हैं काफ़ी है। कुछ उसको एक्सप्लेन कर देना है और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है तो सभी का लिख दीजिए थोड़ा-थोड़ा। तो ये इतना पॉसिबल सेक्टर है जहाँ पे इंडस्ट्री में, और ये सारा इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा में रहा है। इससे संबंधित कुछ-कुछ वर्क डेवलपमेंट हुआ है, कुछ किसी पॉलिसी आई है, किसी का किस पे काम चल रहा है। तो ये सारा आप ध्यान रखेंगे कि ये इतने पॉसिबल सेक्टर्स हैं जिस पे बिहार गवर्नमेंट काम कर रही है और इंडस्ट्री का संभावना है, पोटेंशियल है। वो इथेनॉल, फूड, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, इसमें 2 महत्वपूर्ण डेटा आता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्या होता है पीएलएफएस? कोई बताइए? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हाँ। कोई बताइए, जल्दी बताइए। Ratio of laborers to the total population. हाँ, और उसी में होता है डब्ल्यूपीआर। ये क्या होता है फिर? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ये क्या है? सर टोटल पॉपुलेशन में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका है ये। हाँ, टोटल जितने वर्किंग है उसका मतलब, कहने का मतलब हो गया कि टोटल वर्किंग बाई टोटल पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूपीआर। ठीक है, ये डेटा है, इसको ध्यान रखेंगे जहाँ पे आपको यूज करना हो वर्कर्स को लेकर के, तो ये सभी हो सकता है। क्योंकि देखिए लेबर दोनों में एम्प्लॉयमेंट, जहाँ डिफरेंस क्या लेबर, होगा सर? पीएलएफएस और डब्ल्यूपीआर में देन? ये देखिए डब्ल्यूपीआर जो हो गया टोटल एम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन, जितना वर्क कर रहा है। और इसमें जो हो गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में जितने वर्किंग है या सीकिंग है, टोटल वर्किंग और सीकिंग बाय टोटल पॉपुलेशन, जितने लोग वर्क कर रहे हैं या सीकिंग फॉर वर्क बाय टोटल पॉपुलेशन, इसमें जितने लोग वर्क कर रहे हैं। बिहार शताब्दी, ये बाकी देखिए वर्क से रिलेटेड जो भी लेबर है हमारे बिहार में, जो भी चीफ लेबर है उससे संबंधित कुछ-कुछ योजना बिहार सरकार चला रही है। बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र कामगार योजना, प्रवासी कामगार योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एक लेबर कार्ड होता है, एक होता है मनरेगा का जॉब कार्ड, जो कि 100 दिनों तक रोजगार दी जाती है, जो मनरेगा के एक्ट में प्रोविजन है। लेकिन एक साथ-साथ लेबर कार्ड होता है, ये है लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, श्रम संसाधन विभाग का। ये लेबर कार्ड जनरेट किया जाता है और जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, अगर उसके पास वो लेबर कार्ड है, तो मिनिमम वेजेज एक्ट को फॉलो करेगा कि चाहे वो स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड वर्कर है या टोटली स्किल्ड हैं, हाइली स्किल्ड हैं, तो उसका एक रेट डिसाइड किया गया है। उस रेट से अगर नहीं मिलेगा, तो ये कंप्लेन कर सकते हैं। विभाग में जा सकते हैं और ये कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये लेबर के वेलफेयर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, बहुत सारा ये बिहार शताब्दी, कम से कम ये 2 स्कीम का नाम ध्यान रखेंगे और ये लेबर कार्ड का बात ज़रूर ध्यान रखेंगे। जहाँ पे भी लेबर वर्कर का वेलफेयर का बात आएगा, तो लेबर कार्ड की बात करेंगे, सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र कामगार योजना, उसमें है कि इंश्योरेंस रहता है कि 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अगर किसी तरह का घटना घट जाता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, नेचुरल डेथ इंश्योरेंस होता है। तो ये 2 स्कीम है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, अटल बीमा ज्योति योजना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। लेकिन ये वहाँ पे ओवरऑल सबके लिए है, यहाँ पे लेबर के लिए ही, लेबर वर्कर्स के लिए ही ये इम्प्लीमेंट किया गया है। चाइल्ड लेबर के लिए ये एक सिस्टम लाया गया है, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम, जहाँ पे भी जो चाइल्ड रेस्क्यू होता है या जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे काम करते हैं, 15 साल से नीचे, उसके लिए ये है। और जहाँ पे भी चाइल्ड रेस्क्यू होता है उसके बाद उसको ईज़िली ट्रैक मॉनिटर किया जाता है।
बाकी और क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ है, बीपीएससी संस्थान है, बीटीएससी है, ये सब संस्थान क्या करती है? नियुक्ति करती है, नियोक्ता है और साथ ये आरएसएसीटीआई एसईटी इसको ध्यान रखेंगे। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है, स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। ये तो है ही कौशल युवा प्रोग्राम, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये भी आप लिख सकते हैं आरएसएटी, इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा में रहा है, इसके लिए आप इसको ज़रूर इस संस्था का नाम ध्यान रखेंगे। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? पटना में ही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो एक संस्था है, इसका काम है कि जो भी ई-गवर्नेंस से संबंधित जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं या आईटी प्रोफेशनल होते हैं, उसकी नियुक्ति ये करता है। तो ये सब आप जब ई-गवर्नेंस का प्रश्न आ जा रहा है, तो उसमें आप ये सब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का बात हो रहा है, ई-ऑफिस की बात हो रही है, या कैसे हम स्किल्ड बनाएँ, क्योंकि होता है ना कि जब आप जो इकोनॉमिक जो क्रंचेज़ है, जो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें एक लिमिटेशन में ये भी है कि हमारे पास लेबर तो है, चीप लेबर है, लेकिन वो स्किल्ड लेबर नहीं है। उसको कैसे स्किल्ड किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो है ही, बाकी आप आरसेटी का नाम दें, बीएससीडीसी का नाम दें, कुछ-कुछ नाम नया ऐड करें। ये देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अवसंरचना, जिसमें परिवहन आता है, संचार आता है, आपका रोड क्या डेवलपमेंट है, रेलवे का डेवलपमेंट क्या है, उसमें अभी बिहार का जो है 3rd नंबर पे है परिवहन और संचार में। इस 1 नंबर पे यूपी है, दूसरा नंबर पे कर्नाटका है ग्रोथ में, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। जहाँ पे शुरुआत की बात आई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो वहाँ पे आप ज़िक्र कर सकते हैं कि जो अभी तक जो कन्वेंशनल या टैबू बना हुआ है कि बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी 3rd नंबर पे ग्रोथ में है, और तेज़ी से रोड की कनेक्टिविटी के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। 4 एक्सप्रेसवे बनने का है, इसको एग्ज़ाम्पल में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वाराणसी, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, पटना, पूर्णिया, रक्सौल, हल्दिया। ये देखिए, और ये पटना रिंग रोड है, पटना से एग्ज़ाम्पल राम जानकी एक्सप्रेस है। रोड सेफ्टी के लिए कुछ काम किया गया है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड टेस्टिंग ये औरंगाबाद में खोला गया है। ईवी पॉलिसी लाई गई है, प्रधानमंत्री ई बस योजना है, पॉल्यूशन सेंटर है, पीयूसी। ये सब रोड सेफ्टी को लेकर के, या कैसे उसको और अधिक व्हीकल जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि स्मूथ ट्रैफिकिंग हो, उसके लिए सब काम इनिशिएटिव लिया गया है, तो सब ध्यान रख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस हमेशा ये, क्योंकि ई-गवर्नेंस का इसको क्या है कि आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं, चाहे सॉल्यूशन में हो, सजेशन में हो, या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो इसमें आप डाल सकते हैं। तो ई-गवर्नेंस में बहुत प्रोग्रेस हुआ है बिहार का, बहुत सारा काम हुआ है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। जैसे बीएसडीसी, बिहार स्टेट डेटा सेंटर, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे काम हो रहा है, तो उसका डेटा एक बना बिग डेटा है, वो स्टोर होता है, उसको लोग बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसको उसी जगह पे कीप करना, प्रोसेस करना, यूटिलाइज़ करना, तो वो सारा काम बीएसडीसी करती है। सीसीटीएनएस, जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर का जो भी सारा कुछ ऑनलाइन जितने भी केस रजिस्टर होते हैं, चाहे वो ईएफआईआर होते हैं, जीरो एफआईआर होता है, या थाना पे एफआईआर होता है, सारा केस का रजिस्ट्रेशन होता है, और वो लिंक है। लिंक किस-किस से है? जब भी आप सीसीटीएनएस का बात करते हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ मैंने बताया था कि ईएफआईआर, उसमें लिंक क्या-क्या रहेगा? ई-प्रिज़न, ई-कोर्ट, ई-प्रोसिक्यूशन, ई-फोरेंसिक, तो ये पाँचों लिंक होता है। सीसीटीएनएस पे अभी देखिए यहाँ पे डेटा है सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे का 10 लाख क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड वहाँ पे स्टोर किया गया है। अब ये क्रिमिनल्स कभी भी क्राइम करेंगे, किसी तरह का हरकत करेंगे, तो वो डेटा में जैसे ही डाला जाएगा इनपुट, तुरंत वो ट्रैक कर लेगा। उसका सारा डिटेल्स उस पे अप टू डेट है। तो एक
डेटा स्टोरेज का भी काम कर रहा है, साथ-साथ ये टोटली इंटरलिंकिंग है। तो सीसीटीएनएस लॉ एंड ऑर्डर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ईआरएसएस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन हो गया, ई-चालान हो गया, इंटीग्रेटेड माइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है कि जो भी ये माइनिंग होता है, स्पेशली उसमें भी बहुत क्राइम का रेट बढ़ा रहता है। जो बालू खनन हो रहा है या आपका उधर कैमूर क्षेत्र साइड या वेस्ट चंपारण साइड जो पत्थर का खनन होता है, तो उसमें बहुत इलीगल रूप से होता है, उसमें बिहार गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स नहीं आता है। तो इसके लिए भी ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग का बनाया गया है। तो सेंसर लगा रहेगा, जीपीएस लगा रहेगा, ऑटोमेटिक चेक कर सकता है। ये कुछ ये लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित इनिशिएटिव है या आप ई गवर्नेंस का भी कर सकते हैं। ये कुछ फिजिकल गवर्नेंस जो वित्तीय सुधार है, वित्तीय गवर्नेंस को क्या-क्या सुधार किया जा सकता है, उसमें गवर्नमेंट क्या-क्या काम किया है। 3 तरह का एक होता है पीएफएमएस, सीएफएमएस, एचआरएमएस। तो बताइए क्या है तीनों? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है ये। हाँ, ठीक है, गुड। और सैलरी निकलता है इसी से। पीएफएमएस बिहार में के बताइए। कर्मियों की सैलरी और सारा डेटा मानव संसाधन का जो भी है लोगों का चलिए ये ये क्लियर हो डेटा गया। नेक्स्ट आगे बताइए। सीएफएमएस, पीएफएमएस। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, देखिए ये तीनों ये समझ लीजिए कि एक तरह से ऑनलाइन ही है और पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है। इसका नाम और टोटली इंटीग्रेटेड है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, इसी पोर्टल के माध्यम से देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो एम्प्लॉय है उसको सैलरी पीएफएमएस से ही देती है। सीएफएमएस और एचआरएमएस बिहार गवर्नमेंट ने अलग-अलग बना रखा है। सीएफएमएस, एचआरएमएस। एचआरएमएस में क्या कर रखा है, जो भी बिहार गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको एचआरएमएस से इंटीग्रेट किया गया है कि जो भी परमानेंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी एचआरएमएस के माध्यम से जाएगी। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है या जो गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है या अन्य तरह का अलग-अलग समय पे जो मानदेय आता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का, तो उसका सारा सीएफएमएस के माध्यम से होता है। तो ये क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए और जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट। एचआरएमएस क्या है? ये आपका परमानेंट एम्प्लॉय है उसके लिए है, सारी छुट्टियाँ वगैरह सब अब एचआरएमएस से ही लेना होता है। अब पीएफएमएस सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, ध्यान रखेंगे। दैट मीन्स जो वैल्यू एडेड टैक्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जीएसटी के लिए है, गेन पोर्टल है, ई स्टैंपिंग है। ई स्टैंपिंग, ई रजिस्ट्रेशन, ये जो सब रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है, तो अब यही ई स्टैंपिंग और ई रजिस्ट्रेशन का काम यही है कि ई स्टैंपिंग में क्या होता है, जो हम लोग नॉन जुडिशियल स्टैंप लेते हैं। जब आप जाएँगे कहीं ई कोर्ट में, आप कुछ काम कराना हो, एफिडेविट बनाना होता है, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन निकलता है, वहाँ पे आप नाम पता लिख के देंगे, वो निकाल के दे देगा। उसी को बोलते हैं ई स्टैंपिंग, गैर न्यायिक स्टैंप। तो वो किसका रेवेन्यू भी आता है, जो निबंधन विभाग होता है, ई रजिस्ट्रेशन निबंधन विभाग ही का है, ई प्रॉपर्टी टैक्स वो भी निबंधन विभाग का। तो ये सारा जो है सिस्टम फिजिकल गवर्नेंस का है। तो ये सब चर्चा में रहा है इकोनॉमिक सर्वे का। तो यहाँ पे भी बात आएगा, अगर फिजिकल से संबंधित आएगा, फिजिकल का इनिशिएटिव बताएँगे, क्राइम का आएगा उसका बताएँगे, लॉ एंड ऑर्डर का बताएँगे, अगर एजुकेशन का आएगा उसका बताएँगे, थोड़ा-सा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। लेकिन जितना ये चर्चा में रहा है उसको हम लोग लगभग मेंशन करने का प्रयास किए हैं। ये शिक्षा कोष एजुकेशन से संबंधित सारथी है, बेस्ट है, डाइज है, मेधासॉफ्ट है। टू इंश्योर रोबस्ट गवर्नेंस ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, वही अधिक से अधिक तरीके से मॉनिटरिंग हो, पढ़ाई हो, जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो मिल सके। भाव्या ये हेल्थ से संबंधित, सीएम डिजिटल हेल्थ मिशन, ई संजीवनी पोर्टल, वन स्टॉप, ये सारा इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा किया गया है। इसमें बताया गया है कि कितना पैसा, कितना अचीवमेंट हुआ है, उतना आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखें कि कौन स्कीम है, अब डेटा उतना आप याद भी रख पाएँगे, उतना ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इतने सब चर्चा में रहा है, तो इसको आप यूटिलाइज़ करने का प्रयास करेंगे जब भी बिहार के संदर्भ में बात होगी। पावर सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण बात क्या होती है? एक तो पहले आपका पर कैपिटा कितना है, 363 किलोवाट केडब्ल्यूएच किलोवाट पर आवर, इसको ध्यान रखेंगे कि अभी कितना डिमांड है। ग्रिड स्टेशन बढ़ गया है।
179, 45 था पहले, अभी बिहार में कुल जो ग्रिड स्टेशन है, पावर ग्रिड स्टेशन कितना है, 179 है। पीक डिमांड कितना रहा है, ये 4943 मेगावाट डिमांड। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, उसमें ये, और ये एक चीज ही देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जो एनर्जी मात्र होता है, 49 है कि ज्यादा से 7,000 से ऊपर तक देख रहे थे? हाँ 7,000 देखे थे, जो डिमांड जो दिया गया है डेटा में इतना ही दिया गया है। ये देख लीजिएगा एनर्जी डिपार्टमेंट का ये संस्थान कैसे चलती है, आप दोनों चीज जानते होंगे। बताइए कौन कौन सा ऊर्जा विभाग का जो आपके घर में बिजली आती है वो कौन संस्था देती है? सर नॉर्थ बिहार और बिहार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेड़ा बेड़ा सर। बहुत बेड़ा कौन बोले हैं? बेड़ा क्या हम करती बोले। है? ये तो बेड़ा सर रिन्यूएबल पावर। है। ठीक है, ठीक है, सर हाँ, इसमें ठीक, 3 ओके। कंपनी है, मतलब हाँ, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। चलिए देखिए, एनर्जी डिपार्टमेंट में मूलतः 3 बांटा गया है। देखिए, एक है ब्रेडा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, चाहे वो हाइडल हो, सोलर हो। ये है BSPHCL, बिहार स्टेट पावर हाइड्रो कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक है BSHPC, बिहार स्टेट हाइड्रो पावर। ये हाइड्रो के लिए अलग से बना दिया गया है, और ये हो गया आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये हो गया आपका ब्रेडा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं। ये मूल कौन है? 3 संस्था है, इसमें एक हाइड्रो का काम कर रही है, एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, और एक रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। अब ये पावर वाला में ही उसमें क्या होता है ना, जो जब बिजली बनती है तो बिजली बनने के बाद क्या होता है, एक पावर जनरेट होता है, फिर पावर ट्रांसमिट होता है, और फिर ग्रिड के माध्यम से स्टोर होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कंसेप्ट क्लियर है? आपका संस्थान का नाम याद रहेगा आपको। क्या होता है? बिहार स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। पावर जनरेट हुआ, उसके बाद फिर ट्रांसमिट होगा, उसके बाद फिर ग्रिड में जाएगा, उसके बाद फिर ग्रिड के बाद चला गया, वहां से बटेगा। नॉर्थ बिहार में है तो NBPDCL है, और साउथ बिहार में तो SPDCL है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है। आपके घर में जो बिजली आती है कौन कंपनी देती है, उसकी संस्था क्या है, उसका पैरेंट डिपार्टमेंट क्या है। अगर बिहार में ऊर्जा की खपत या चर्चा किया जाए तो इसमें आप ये हायरार्की जरूर बनाएंगे। जैसे जीविका का आता है तो जीविका का हायरार्की बनाने के लिए मैं बताया था, या किसी भी डिपार्टमेंट का है तो अगर आपको पता है तो उसको जरूर हायरार्की बताएं कि कहाँ पे कमी है, क्या ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज है, क्या चैलेंजेज है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच देने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, आपका ग्रामीण विकास जो 9th चैप्टर है, ग्रामीण विकास, इसमें हम लोग मूलतः जीविका के बारे में पढ़ते हैं, जीविका के बारे में चर्चा है। जीविका के अलावा जो ग्रामीण विकास की योजना है, SBM है, स्वच्छ भारत मिशन, रूरल हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या जीविका की, उसके अलावा आपका लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। जो भी योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग में आती है या ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, पंचायत सरकार भवन है, वो सारा इसमें आता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न BPSC पूछते रही है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो इसको अच्छे से वर्कआउट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा, SHG VO CLF, ये आपका एक जो एकदम समझ लीजिए कि 10 व्यक्ति मिला, 10 महिलाएं मिली तो बनता है, SHG बनता है। ये विलेज लेवल पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन। अभी वर्तमान में VO बिल्डिंग बन रही है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तो ये होता है विलेज लेवल पे होता है। उसके बाद कई विलेज को मिला करके एक क्लस्टर बनता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। उसकी जो हेड होती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होता है BPO। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप सर बनता है ना शायद। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? सबसे अच्छा, नीचे सबसे लास्ट में आपका, सबसे नीचे से चलिए, नीचे से SHG के बाद आपका VO के बाद CLF, फिर ब्लॉक लेवल पे BP। तो ये हायरार्की आपका जीविका का, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। जीविका का प्रश्न आएगा तो इसको जरूर मेंशन करेंगे।
अब उसमें आप सजेशन दे सकते हैं कि एसएचजी या जो बीओ है, अभी जो बीओ बिल्डिंग का कंसेप्ट है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग बन रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में। उससे क्या होगा कि जीविका की दीदी वहाँ पे आके बैठ सकती है, चर्चा कर सकती है कि नहीं कोई लोन लेना है और कौन-कौन सा योजना है, सतत बहुउद्देशीय जीविकोपार्जन मीटिंग योजना। वगैरह भी सर इसमें ये किया गया था, हाँ, बहुउद्देशीय मीटिंग बिल्कुल, वगैरह भी बिल्कुल। किया और ये देख लीजिए एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे जीविका से जब भी चर्चा करने का बात आएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना जिसमें लगभग 2 लाख रुपया दिया जाता है। कोई भी अगर काम करना चाह रही है, किसी तरह का स्टार्टअप करना चाह रही है, सेटअप लगाना मैंने चाह रही है। तारीख छोड़े थे सर उन लोगों को ना। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है तारीख। कोई बकरी पालन करना चाह रहा है, कोई टेलरिंग का काम करना चाह रहा है, सभी के लिए। इसका नाम ही है सतत जीविकोपार्जन योजना। 3-4 कीवर्ड्स है जीविका से संबंधित, इसको आप ज़रूर अपने आंसर में इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए वीमेन लेड, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वीमेन एम्पावरमेंट नहीं, अब हमें नाउ वी नीड टू एम्फसाइज वीमेन लेड एम्पावरमेंट रादर देन वीमेन एम्पावरमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे हेलो वीमेन लेड एंटरप्राइज। सर। हेलो हाँ बताइए। हाँ, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान क्या है सर? जहाँ भी बात करें उसमें हम बात करेंगे, उसके बाद हम जिनका भी डाउट्स है लास्ट में पूछेंगे। अभी जो पूछना है जीविका से संबंधित पूछना होगा तो पूछेंगे। ये देख लीजिए तो हम लोग पूछेंगे, हम लोग आपको समय देंगे, आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जीविका से संबंधित विलेज टूल किट का है, सतत जीविकोपार्जन है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप है। ये सब कीवर्ड्स है, ये सब आप अपने जो भी नोट्स है आपने जो उसको लिख लीजिए, यूटिलाइज करने का प्रयास करिएगा। ये थोड़ा-सा यूनिक बनाएगा आंसर, इनोवेटिव बनाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, पीडीएस है, पीएसबी है, पंचायत सरकार भवन। ये सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से समझ लीजिए कि मिनी कलेक्ट्रेट्स का निकनेम ही है, मिनी कलेक्ट्रेट ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मिनी कलेक्ट्रेट है। कलेक्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डीएम और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं, सभी विभाग के 45 डिपार्टमेंट्स के बैठते हैं, उसी प्रकार से वही चीज़, वही सेटअप एक ग्राम पंचायत लेवल पे रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं पंचायत सरकार भवन। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से गवर्नमेंट चाह रही है ऑटोनॉमी देने के लिए, तो वो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। जहाँ पे पीआरआई का बात होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो इसका नाम ज़रूर आप लेंगे, पंचायत सरकार भवन का एग्ज़ाम्पल। मनरेगा स्कीम है ही, बाकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है, उसमें जो कस्बा क्षेत्र होता है उसमें ये योजना लागू की जाती है, वही स्किल्ड वर्कर्स को यहाँ जॉब देने के लिए। जीविका का ही वो रूरल, ठीक है। तो ये स्कीम है, आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं लिख दिया। लेकिन हाँ, ये जो मैं बताया हूँ जीविका वाला, इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। आइए हायरार्की, ठीक है। आपका 10th चैप्टर है अर्बन डेवलपमेंट। इसमें जो शहरी विकास को लेकर के कौन-कौन सा योजना चल रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज, जहाँ पे भी बात होगा अर्बन लोकल बॉडीज का या स्मार्ट सिटी का, तो उसमें भी आप ये सब स्कीम्स की स्टेट गवर्नमेंट क्या-क्या कर रही है। तो उसमें जैसे सीएम शहरी पेयजल निश्चय योजना है, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये बुडको काम करती है, जो भी अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट होता है, ये संस्था है। एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो भी गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं। ये आपका दीनदयाल ये नेशनल अर्बन, जो आपका वो एनआरएलएम था, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यहाँ पे हो गया नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। जीविका का ही शहरीकरण वाला ये है, अर्बन फॉर्म है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी, ये मोक्षधाम, ये सारा कीवर्ड रहा है इकोनॉमिक सर्वे में, और कुछ अलग से भी जो भी लग रहा है बजट में उसको आपने लिखने का प्रयास किया। इसलिए ये सब जहाँ आपको मिले, स्मार्ट सिटी का बात हो, वहाँ पे आप यूटिलाइज करें। मोक्षधाम योजना है, उसमें वही कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रीमेटोरियम जो आप लोग बनाते हैं, जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, शेल्टर होम है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट,
नमस्ते स्कीम है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। ये आपका शहरी विकास का है। इसमें आपको जो मान लिया आप 10 पढ़े हैं, 2, 3, 4 याद रहा उसको आप अप्लाई करिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कितने बैंक्स हैं, कितना आपका सीडी रेशियो है। हाँ, बताइए क्या होता है सीडी रेशियो? कैश ये बताइए। डिपॉजिट रेशियो। हाँ, इसको क्या मतलब क्या हुआ समझाइए। सर 100 रुपीज बैंक के पास है और जितना उसमें से लोन दिया वो सर सीडीआर हो गया 100 रुपीज में से। ठीक है। सीएसपी सर कस्टमर सर्विस। हाँ, बताइए। एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट, जो मतलब कि जो पैसा बैंक देती है कितना उसकी क्रय शक्ति अभी तक है। जैसे कि मुंगेर में अभी बहुत कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लगभग 33 या 34। हाँ, जो आपके जो वो बैंक के पास है और बैंक कितना दे सकती है लोन, पैसे वही है कैश डिपॉजिट। ठीक है, अब बैंक के पास कितना कैश है। सीएसपी ये क्या होता है? बैंक मित्रा, नाम तो सुने होंगे आप लोग। क्या ये? जो गांव में वो का नहीं, ये वसुधा केंद्र जिसमें सारे ऑनलाइन सिस्टम है। वसुधा केंद्र देखे हैं, ठीक है मैं ओके सीएससी हुआ है वो, वसुधा केंद्र वाला सीएससी नाम है उसका। उसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। दोनों में कंफ्यूजन नहीं बनना है। उसका नाम है कॉमन सर्विस सेंटर, उसी का नाम है वसुधा केंद्र। ये सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये जनरली जो होता है बैंक, मतलब बैंक से टाई अप होता है। जो भी वित्तीय या फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लोग बोलते हैं, या वित्तीय समावेशन की जो भी प्रक्रिया है, क्योंकि बैंक पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा था, तो बैंक ने क्या किया, सीएसपी डेवलप किया और उस क्षेत्र में कि ताकि जो भी कस्टमर है उसको कवर किया जा सके और जो भी बैंक की सर्विस है उसकी सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में भी 8045 बैंक ब्रांच हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट, कितना अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहा है, जहाँ पे बात आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का बात आएगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 69.5 है मेल का, 69.7 है और फीमेल का 69.2 है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, बाकी सब चर्चा में रहा है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए स्वैच्छिक सफर जो थर्ड स्टेट बना था 112 का यूटिलाइज करके, कि उसको स्वैच्छिक महिलाओं को अपने जहाँ से भी अगर वो काम करके आ रही है या कहीं से, तो उसको स्वैच्छिक पहुँचाना है। अगर वो सुविधा लेती है या इन्फॉर्म करती है तो उसको ट्रैक किया जाएगा ऑनलाइन। चाइल्ड डेवलपमेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4-5 इकोनॉमिक सर्वे में इसको मेंशन किया गया है कि 5.4 से डिक्लाइन हुआ है। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग 2.9%। स्टंटिंग वेस्टिंग में क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या है स्टंटिंग? बच्चों की नहीं हाइट बढ़ता है। उनके एज के अनुसार नहीं बढ़ती है, हाँ, और वेस्टिंग में उनका वैसा बॉडी वेट नहीं बढ़ता है। कहने का मतलब क्लियर है ये सब चीज़ें। देखिए, चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे छोटा, स्टंटिंग का मतलब क्या है कि छोटा हो गया, जितना उसका एज है उसके एज के अकॉर्डिंग उसका हाइट नहीं बढ़ा है। अब वेस्टिंग का मतलब है कि जिसकी उतनी एज है उसका वेट उतना नहीं है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। और ये डिक्लाइन, ये डेटा है। बाकी कौन-कौन सा स्कीम में आईसीडीएस आंगनबाड़ी जो सर्विस चलता है, स्पोर्ट्स क्लब, ये बच्चों के लिए डेवलपमेंट हो रहा है कि प्रत्येक पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जाएगा और प्रत्येक पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा, जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। और जिम का भी कंसेप्ट है, लेकिन प्लेग्राउंड तो महत्वपूर्ण था, तो ये प्रत्येक पंचायत में बनना है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट एक्शन प्लान, जिस तरीके से एनएपीसीसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक उसी प्रकार से है स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। उसमें कितना ग्रोथ रेट रहा है कंट्रीब्यूशन, देखिए फॉरेस्ट्री का और लॉगिंग मतलब लकड़ी का 10.7% है। कौन-कौन सा स्कीम है? जल जीवन हरियाली है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जैसे कैमूर में बनाया गया, या अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कैमूर डेवलप किया जा रहा है। तो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कैसे और अधिक सुरक्षित रख सकते हैं वन्य जीवन को। इसके अलावा ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स
BSPCP, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो देखती है, ये इन्वायरमेंट में कुछ रहा है, ये बजट में ये सब टर्म रहा है, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे में। हम बजट में देख लेते हैं। इसमें बताइए, कुछ पूछना है तो बताइए। इकोनॉमिक सर्वे में एक्सपेक्टेंसी है उसमें फीमेल का हमेशा ज्यादा रहता है, इसमें कम है। जो सर इसमें जो लिखा था उसमें कम था। यहाँ पे बिहार का कम है, इंडिया में ज्यादा है। ये ऐसा करते हैं कि उसी पीडीएफ को लेंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें चैट जीपीटी में डालेंगे, रिफाइंड वर्ड को लेंगे, सेम टू सेम जो है कि चीज़ों को उठा के रख देते हैं। जब तक रिसर्च करके इतनी चीज़ों को नहीं दिया जाएगा तब तक लास्ट स्टेज में आप किस तरीके से इसको तैयारी कर पाएंगे। मुश्किल से 8-10 पेज में पास होगा, वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट खत्म हो जा रहा है। तो इसी तरीके से सिनॉप्सिस और शॉर्ट नोट्स होता ही है। इसको आप जाएंगे, दोबारा वीडियो को देखेंगे, जैसे जेजेएच बोला गया है तो जल जीवन हरियाली आप उसको लिख लेंगे, जहाँ पे एसपीडीसीएल का आपको फुल फॉर्म पता नहीं है, बीएचपीसीएल उसमें का एक फुल और फॉर्म पता टैगलाइन नहीं है, है। जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। हाँ, तो उसको यूटिलाइज करने का आपके ऊपर। हाँ, और एक तो रिक्वेस्ट ये था कि जो ये